इस एपोकलिप्टिक दुनिया में हर कोई मुश्किलों का सामना कर रहा है, लेकिन यंगफान जैसी दुखद किस्मत मैंने किसी की नहीं देखी। इस युवक के माता पिता लापता हो गए, उसकी बहन चिंगशु गंभीर रूप से घायल हो गई, और इसी दौरान उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी पीठ पीछे साजिश रची, जिसका नतीजा सबसे भयावह अंत के रूप में सामने आया। वह जिंदा रहते हुए अपने ही दोस्त के हाथों मारा गया। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि समय को पीछे मोड़ा जा सके। वह फिर से जीना चाहता था और अजेय शक्ति हासिल करना चाहता था। सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ। एपोकलिप्स को फूटे हुए पूरे 15 साल हो चुके थे। हर जगह बैटलफील्ड बने हुए थे, और यांगफान अकेला ऐसा इंसान था जो अब भी डटा हुआ था और एक ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। यह लेवल 8 बुचर ज़ॉम्बी पहले ही अनगिनत वॉरियर्स को मार चुका था, जबकि यांगफान सिर्फ लेवल 7 ब्लेड विल्डर था। वह बस इतना कर पा रहा था कि उस बुचर ज़ॉम्बी को रोके रखे ताकि उसकी बहन चिंगशु भाग सके, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही बुचर ज़ॉम्बी ने अपनी विशाल ब्लेड उठाई और वार करने ही वाला था, शिनशुआ अचानक बिना उसे बताए सामने आ गई और यांगफान को बचाने के लिए वह वार अपने ऊपर ले लिया। खून चारों ओर फैल गया। शिनशु सिर्फ एक साधारण इंसान थी। वह उस घातक वार को सहन नहीं कर पाई और मौके पर ही मर गई। गुस्से और दर्द से भरकर यांगफान ने अपनी शक्ति अनलीश की और बुचर ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया। फिर उसने जमीन पर गिरा हुआ जेड पेंडेंट उठा लिया और कहा, चिंगशुआ, हिम्मत रखो, वह रिवाइवल का होली वाटर ढूंढकर तुम्हें बचाएगा। वह मरती हुई चिंगशुआ को पीठ पर उठाकर तीसरे बेस में लौटा, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने एक चीटिंग कपल का नजर आ गया। वह चौंक गया और बोला, युन रंग शियो, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? यह शियो इसी बेस का लीडर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांगफान ज़ॉम्बीज के चंगुल से बच निकलेगा। वह लेवल 8 बुचर ज़ॉम्बी भी उसे मार नहीं पाया। यांगफान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस समय उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि शिंगशुआ उसके पीछे असहनीय दर्द में तड़प रही थी। उसने उनसे कोई सवाल नहीं किया और बस अपनी बहन को बचाने के लिए रिवाइवल का होली वाटर देने की भीख मांगी। शियो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि रिवाइवल का होली वाटर 1000 से ज्यादा ब्लू क्रिस्टल्स का है, और यांगफान पूरी तरह कंगाल था। तब यांगफान ने वह रिंग निकाली जो उसे बेहद शक्तिशाली बना सकती थी, और अगर वह हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाए तो उसे सभी चीजों का लॉर्ड भी बना सकती थी। शियो काफी समय से इस लेजेंडरी रिंग पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन उसका इसे एक्सचेंज करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जैसे ही यांगफान मरता, यह रिंग अपने आप उसकी हो जाती। उसे बस अफसोस था कि इतनी खूबसूरत लड़की ज़ॉम्बी बनने वाली है। उसकी इस बेहयाई को देखकर यांगफान उसे कभी सफल नहीं होने देना चाहता था। दोनों के बीच तुरंत हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन यांगफान पल भर में ही दबा दिया गया। शियाओ ने ताना मारा, तू बेकार है और बुरी तरह जख्मी भी। क्या सच में मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? वह आगे बढ़ा और रिंग छीनने की कोशिश की। यांगफान ने पूरी ताकत से उसे खींच लिया और तय कर लिया कि यह रिंग उसके हाथ नहीं लगने देगा। उसने सीधे रिंग को निगल लिया, यह सोचकर कि अब शियाओ क्या कर पाएगा, लेकिन शियाओ ने निर्दयता दिखाते हुए यांगफान के ही चाकू से उसे बुरी तरह घायल कर दिया ताकि उसके पेट से रिंग निकाल सके। उसी पल यांगफान के शरीर के अंदर रिंग चमक उठी। उसे लगा जैसे वह एक फायरफ्लाई बन गया हो, बिल्कुल असली। अगली ही पल यांगफान ने आंखें खोली और खुद को पूरी तरह सुरक्षित बिस्तर पर पाया। उसने अपना चेहरा दबाया और दर्द ने साबित कर दिया कि यह सपना नहीं था, और उसी वक्त युन भी उसके बगल में लेटी हुई थी। पूरी रात सब कुछ लुटाने के बाद अब उसे वह इंसान बेहद घिनौनी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे बदला ले या उसे धन्यवाद दे। अगर यून और शियाओ ने मिलकर उसके और उसकी बहन के खिलाफ साजिश न रची होती तो शायद वह अतीत में लौट ही न पाता। इस जिंदगी में वह हर हाल में अपने परिवार की रक्षा करेगा। तभी अचानक 2 गुंडों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हुए कहा कि वे ब्रदर लान के आदमी हैं। ब्रदर लान तुम्हें इतना पसंद करता है, फिर भी तुम मना कर रही हो। क्या वजह? यह बॉयफ्रेंड है, हम अभी इसे खत्म कर देंगे। युनरो ने कहा कि वह डर गई है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल जड़ था। उसकी एक्टिंग बेहद खराब थी। फिर भी यांगफान ने कुछ नहीं समझा, क्योंकि वह प्यार में अंधा था। एक आदमी ने लकड़ी की छड़ी से यांगफान पर हमला किया। उसने साइड में हटते हुए एक ही हाथ से उसका सिर दीवार पर दे मारा। दीवार में दरार पड़ गई और साफ था कि उसकी खोपड़ी नहीं बची। फिर मोटे आदमी की बारी आई। पिछली जिंदगी में इन्हीं लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा था और वह शुरुआत में ताकत जमा नहीं कर पाया था। इस जिंदगी में वह सब कुछ वापस लेने वाला था। यांगफान को अचानक जाते देख यूनार ने उसे रोकने के लिए पुकारा। उसने घृणा भरी नजर से देखा और कहा, यूनार, मुझे और गंदा मत कर, तुम्हारा और मेरा सब खत्म।
यूनार अंदर ही अंदर कोसने लगी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे किसी ने छोड़ा था, वो भी सब कुछ होने के बाद। बाहर आसमान उदास था और अंधकार के बीच हवा में तैर रहे थे। यंगफान समझ गया कि अब असली अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। उसने तुरंत चिंग को कॉल किया। उसकी आवाज घबराई और तनी हुई थी। सुनो, अभी अपने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर लो और किसी के लिए मत खोलना, बाकी सब मैं आकर बताऊंगा। चिंग को समझ नहीं आया कि उसका भाई अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसका डॉर्म बहुत सुरक्षित था, इसलिए वह खिड़की के पास जाकर देखने लगी। लेकिन नीचे कई लोग लड़खड़ाते हुए दूसरों पर हमला कर रहे थे। जैसे ही चिंगुआ ने यह कहा, सिग्नल कट गया। यांगफान को यह पहले से अंदाजा था, लेकिन पिछली जिंदगी में चिंग शू का डॉर्म सच में सुरक्षित रहा था। अगर वह जल्दी पहुंचे तो अब भी बचाया जा सकता था। तभी यांगफैन के हाथ की रिंग फिर से चमक उठी। पास ही कोई ट्रांजैक्शन हो रही थी। वह उसी इंसान का इंतजार कर रहा था। यांगफान ने रिंग का पीछा किया और स्कूल के विमेंस शावर रूम में पहुंच गया। यह उसका पहली बार वहां आना था। अंदर का हाल मेंस शावर रूम से अलग नहीं था। अंदर एक लड़की सिर झुकाए कुछ कर रही थी। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं और त्वचा पीली पड़ चुकी थी। वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी और सीधे यांगफान पर झपट पड़ी। वह ज़ॉम्बी अभी अभी बदली थी और कद में छोटी थी, लेकिन दुर्भाग्य से यंगफैन को लड़कियों से कोई नरमी नहीं थी। उसने इमरजेंसी एक्स उठाया और एक ही बार में ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया। उसने लोवेस्ट ग्रेड कोर क्रिस्टल उठा लिया, क्योंकि अब कुछ भी बेकार नहीं किया जा सकता था। उसे अपनी ताकत तेजी से बढ़ानी थी। तभी कमरे के कोने में एक ग्रे क्लॉथ ट्रेडर दिखाई दिया। पिछली जिंदगी में यंगफान को इनके अस्तित्व का पता 3 महीने बाद चला था, लेकिन इस जिंदगी में वह इतनी जल्दी उनसे टकरा गया और इसी के साथ ट्रेटर्स भी सामने आने लगे। एपोकलिप्स शुरू होने के बाद उनकी रैंकिंग भी रंगों के आधार पर लोवेस्ट से हाईएस्ट तक तय की गई थी। क्रम था ग्रे, व्हाइट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सायान, ब्लू और पर्पल। ये लोग इंसानों के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते थे, ह्यूमंस के साथ ट्रेडिंग करते थे और तरह तरह के पोशन, एवोल्यूशन और स्पेशल इक्विपमेंट ऑफर करते थे। यंगफान आगे बढ़ा और ठीक उसकी पिछली जिंदगी की तरह ट्रांजैक्शन अपने आप शुरू हो गया। बस उसके पास एक कोर क्रिस्टल होना चाहिए था। फिर वह ट्रेडर्स, एक वर्चुअल शॉप और अनगिनत आइटम्स एक्सेस कर सकता था। यांगफैन के सामने ग्रेड के हिसाब से ढेर सारे आइटम्स दिखाई दिए। रिंग का डिस्काउंट फंक्शन अब भी एक्टिव था। इसके अलावा हफ्ते में एक बार यह यांगफैन को हाई ग्रेड आइटम्स लो प्राइस पर एक्सचेंज करने में भी मदद कर सकती थी। उसने चेक किया कि यह अभी भी काम करता है या नहीं। यांगफैन ने फायर आर्म कार्ड देखा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसे हैमर कार्ड मिल गया। अल्टीमेट प्रोफेशन की कीमत 1500 कोर क्रिस्टल्स थी, जो अब घटकर 600 कोर क्रिस्टल्स रह गई थी। लेकिन फिलहाल यांगफान के पास इतने कोर क्रिस्टल्स नहीं थे, इसलिए ट्रांजैक्शन टाइम खत्म हो गया। उसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एवोल्यूशन पोशंस चाहिए थी और इसके लिए उसे अपोकलिप्स में उतरकर कोर क्रिस्टल्स छीनने ही पड़ते। तभी पास के शावर रूम से आवाजें आने लगीं। वहां एक लड़की पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी और बचे हुए लोगों पर हमला कर रही थी। लाल बालों वाली लड़की ने चश्मा पहनी लड़की का नाइफ उठा लिया। वह डरते डरते उसे पकड़े रही और ज़ॉम्बी को भगाने के लिए घुमाने लगी। लेकिन ये लड़कियां बहुत स्लो थीं, इसलिए यंगफैन ने हैमर से मदद की और सीधा ज़ॉम्बी के सिर पर वार कर दिया। दोनों लड़कियां सन्न रह गईं। जब उन्होंने यंगफैन को किसी इंसान पर हमला करते देखा तो वह चिल्लाने लगी। तब उसने उसे चुप रहने को कहा। उनकी क्लासमेट पहले ही म्यूटेटेड ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वह अब भी उन्हें बचाने के लिए उसे दोष दे रही थी। लाल बालों वाली लड़की ने हालात जल्दी समझ लिए। उसने कहा कि कोई वंडर नहीं कि वंग यू हमें काटने की कोशिश कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, थैंक्स हमें बचाने के लिए। मैं यान यू हूं और यह द्वानुली है। यंगफान थोड़ी देर पहले तक कंफ्यूज था, लेकिन उनके नाम सुनते ही उसे सब क्लियर हो गया। यनयू फ्यूचर की गोल्डन एज शार्प शूटर थी और द्वानुली रोज बेस में म्यूटेटेड क्रीचर्स पर रिसर्च करने वाली डॉक्टर थी। तभी अचानक एक खूनी परछाई निकली। कहीं से एक ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आया और यंगफैन की गर्दन पर झपटने लगा। यनयू के हाथ से नाइफ बिजली की तरह उड़ा और ज़ॉम्बी की छाती को भेद दिया, लेकिन वह दर्द से बेखबर फिर से उठ खड़ा हुआ। तब यांगफान ने कहा कि इन्हें पूरी तरह मारना हो तो सिर कुचलना पड़ेगा। उसने दोनों को एक बार करके दिखाया। वार के बाद भी वह ज़ॉम्बी को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। यनयू को तो एक पल के लिए लगा कि वह पिछली जिंदगी में ज़ॉम्बी वर्शिपर रहा होगा। यनयू और द्वानुली फ्यूचर में सबसे मजबूत कॉम्बैट पावर वाली बेस्ट पार्टनर्स थीं। स्कारलेट रोज की कोर ताकत यही दोनों थीं। यनयू लेवल 8 शार्प शूटर थी, जिसके पास लॉन्ग रेंज श्योर किल स्नीक अटैक एबिलिटी थी। वहीं द्वानुली म्यूटेटेड एनिमल्स को कंट्रोल कर सकती थी। स्कारलेट रोज और शिया के टिनलुआन थर्ड बेस की ताकत बराबर थी और यांगफान इन दोनों से पहले लड़ चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जिंदगी में उनसे फिर मुलाकात होगी।
यान्यू ने देखा कि यंग फैन कुछ ढूंढ रहा है, तो वह पास आई। उसे कहीं से एक क्रिस्टल कोर मिला और उसने यांगफन को दे दिया। यांगफन ज़ॉम्बी के सिर में ढूंढ रहा था, लेकिन क्रिस्टल कोर उसके शरीर के अंदर था। दुआनुली एनाटमी में परफेक्ट स्कोर वाली थी, इसलिए उसने ढूंढ निकाला। यांग वो किसी स्ट्रांग व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने यंग फैन को अपोकलिप्स में साथ चलने के लिए रिक्रूट किया। दुआनुली ने भी अग्री किया, क्योंकि उसे उसका नजरिया बहुत प्योर लगा। उसे लगा कि वह जरूर अच्छा इंसान है। लेकिन दुआनुली को क्या पता था कि इस जिंदगी में यांगफान का एकमात्र गोल शियाओ से बदला लेना था और तिनलुआन बेस के लीडर जैसे लोगों को गिराना था। उसे अपनी खुद की गार्ड स्क्वाड भी चाहिए थी। फिर दुआनुली ने कहा कि पहले कपड़े बदल लेते हैं, और यान्यू ने हंसते हुए कहा कि यह आदमी तो काफी देर से घूर रहा है। यांगफान बात समझ गया और बाहर जाकर चेक करने लगा कि कहीं और ज़ॉम्बीज तो नहीं हैं। दोनों के कपड़े बदलने के बाद उसने एरिया का एक चक्कर भी लगाया। बाहर अब भी ज़ॉम्बीज थे। यान्यू को लगा कि सब कुछ कोरियन अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी मूवीज जैसा होता जा रहा है, और ऐसे हालात में सेफ प्लेस ढूंढकर रेस्क्यू बुलाना ही सही होगा। लेकिन योंग फैन ऐसा नहीं सोचता था। इस शहर में हर जगह लिविंग डेड थे, जो ब्रीडिंग मशीन्स की तरह बढ़ रहे थे और बहुत तेजी से इवॉल्व भी हो रहे थे। यान्यू ने बेखौफ होकर कहा कि अगर ज़ॉम्बीज इवॉल्व कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। तीनों बाहर निकले, और तभी यांगफान ने अपना प्लान बताया कि वह उन्हें पावरफुल बना सकता है, लेकिन उसकी 3 कंडीशंस होंगी। पहली, उसकी ऑर्डर्स माननी होंगी। दूसरी, सारे ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर्स कलेक्ट करने में उसकी मदद करनी होगी। और तीसरी, ट्रेटर्स की सजा मौत होगी। यान्यू ने दुआनुली की तरफ देखा। दुआनुली को लगा कि यांगफन एग्जैजरेट नहीं कर रहा, और उसकी शार्प नजरों से उसने समझ लिया कि वह पहले ही इवॉल्व कर चुका है। इस तरह 3 लोगों की टीम बनी और उन्होंने अपोकलिप्स को कॉन्कर करना शुरू किया। टीचिंग बिल्डिंग नंबर 1 के प्लेग्राउंड में ज़ॉम्बीज डिस्को की तरह हिल रहे थे। यान्यू को समझ नहीं आ रहा था कि यांगफन उन्हें कहां ले जा रहा है। उसने पूछा कि क्या हम साथ साथ रीइंकार्नेट होने आए हैं। यांगफन ने कहा कि बस पीछे रहो और क्रिस्टल कोर्स उठाते जाओ, बाकी सब वह संभाल लेगा। यांगफन अकेला ज़ॉम्बीज के झुंड पर टूट पड़ा। वह एक्स ऐसे चला रहा था जैसे लकड़ी काट रहा हो। जैसे ही कोई क्रिस्टल कोर गिरता, दुआनुली तुरंत उसे उठा लेती और क्यूरियोसिटी से देखती। उसने बताया कि ये क्रिस्टल कोर्स न्यूरल रीजन में कुछ एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, और शायद यही ज़ॉम्बी बनने की वजह है। थ्योरी के मुताबिक ये कोर्स यान्यू और दूसरों को भी ज़ॉम्बी बना सकते हैं, लेकिन पक्का जानने के लिए लैब एनालिसिस जरूरी होगा। यान्यू ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा कि यांग फैन इन्हें को जमा करने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। ये आखिर काम किस लिए हैं? यान्यू अब भी उसकी ताकत से स्टंड थी और पीछे से आते ज़ॉम्बी पर ध्यान ही नहीं गया। तभी एक लग्जरी कार ने सीधे उसे टक्कर मार दी और ज़ॉम्बी को कुचल दिया। कार से उतरने वाला लिन ट्योन था, यान्यू का नंबर 1 फैन बॉय। वह बोला कि किस्मत देखो, ऐसे हालात में भी तुम्हें ढूंढ लिया। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें इस भयानक जगह से ले चलता हूं। उधर यांग फैन ज़ॉम्बीज निपटा चुका था और उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि कोई उसकी दोनों फ्यूचर वाइव्स छीन ना ले। यान्यू ने तुरंत कंप्लेन किया कि यह छोटा पपी हमेशा परेशान करता रहता है। लिन ट्योन फिर योंग फैन के पास आया और उसे प्राइवेट बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया। उसने ब्लैंक चेक आगे बढ़ाया और कहा कि जितनी रकम चाहो भर दो। पैसों की बात सुनते ही यांग फैन को अचानक याद आया कि उन्हें लॉन्ग टर्म लड़ाई के लिए सप्लाईज जमा करनी होंगी, क्योंकि आने वाले समय में मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा होंगे और वह अकेला सबको संभाल नहीं पाएगा। इसलिए उसने यिनयू और मुई को खींचकर अपने साथ कर लिया। यांगफान द्वारा पूरी तरह इग्नोर किए जाने पर लिनतियन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। ऊपर से यांगफान उसके सामने से उसका क्रश भी ले गया था, और सिर्फ यांगफैन ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स तक लिनतियन को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। लिनतियन झल्लाकर बोला कि वह अकेला 10 को संभाल सकता है, और अगर इतना ही दम है तो भाग कर दिखाओ। लेकिन किसी वजह से सारे मॉन्स्टर्स सिर्फ यांग फैन और उसके ग्रुप पर ही टूट पड़े। मुई ने अपनी तेज नजर से आगे एक फूल देखा जो कुछ अलग सा लग रहा था। वह लेवल 2 का म्यूटेटेड प्लांट था, जो पिछली जिंदगी की तुलना में बहुत पहले आ गया था और यंगफान से भी तेज इवॉल्व हो चुका था। उस म्यूटेटेड फ्लावर ने हवा में पॉलन फैला दिए। यंगफान ने तुरंत यिनयू और मुई को वार्न किया कि इसके पॉलन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें किसी खास टारगेट पर हमला करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मॉन्स्टर्स ने लालच में पॉलन सूंघ लिया और फिर सीधे यंगफान पर टूट पड़े। ये लो लेवल मॉन्स्टर्स थे, इसलिए उनकी मूवमेंट धीमी थी। यंगफान आगे रास्ता बनाता गया और यिनयू पीछे से कवर देती रही। ब्लडी रोज यिनयू सच में कॉम्बैट में सबसे मजबूत थी, बिना हथियार के भी मॉन्स्टर से निपट रही थी। तभी एक बनाना येलो स्पोर्ट्स कार तेजी से आई। लिन तियन एक्सेलरेटर दबाकर आगे निकल गया
और सारे मॉन्स्टर्स उसी की तरफ खींच गए। उसकी इस हरकत से यांग फैन और उसके ग्रुप को थोड़ा समय मिल गया। उसने इशारा किया कि दोनों लड़कियां टीचिंग बिल्डिंग में घुसकर एंट्रेंस ब्लॉक कर दें, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रूप से लिन तियन पहले ही अंदर घुस चुका था और एक डोर लॉक कर चुका था। दूसरे डोर पर वह गार्ड बनकर खड़ा था और बोला कि अगर यनयू उसकी गर्लफ्रेंड बनने को मान जाए तो वह दरवाजा खोल देगा। मौके का फायदा उठाने में वह उस्ताद था और यही वजह थी कि यनयू उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह स्कूल में सिर्फ उसे ढूंढने आया था और पेनीलेस यांगफान के साथ उसे देखकर उसका ईगो चोट खा गया था। मॉन्स्टर्स पास आ रहे थे, लेकिन यनयू ने साफ मना कर दिया और उल्टा यांगफान से राय पूछी। यांगफान ने उन्हें कैफेटेरिया के बैक डोर की तरफ भागने को कहा। दोनों लड़कियां तुरंत निकल गईं और यांगफान अकेला पीछे रह गया, मॉन्स्टर्स के साथ आइडल और फैन वाला खेल खेलने के लिए। म्यूटेटेड डेमोनिक फ्लावर के पॉलन और भी मॉन्स्टर्स को खींच रहे थे। यांगफान ने बड़ी मुश्किल से उस फ्लावर तक रास्ता बनाया, क्योंकि असली सोल्यूशन वही था। डिमोनिक फ्लावर ने अपनी पेटल्स हिलाई। वो इतनी सख्त थी कि एक्स भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। यांगफान की एक्स भी बस उसकी आउटर स्किन ही खरोंच पाई। पिछली जिंदगी में ऐसे फ्लावर्स लेवल 2 पर एक हफ्ते बाद आते थे। क्या रीबर्थ की वजह से सब गड़बड़ हो गया था? डिमोनिक फ्लावर ने सारे मॉन्स्टर्स को यांगफान पर ही छोड़ दिया, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वह अकेला 1000 मॉन्स्टर्स से लड़े। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से उस पर झपटा और उसी पल एक क्लीवर उसके माथे में ढंस गया। यनयू और मुई हथियार लेकर वापस आ चुकी थीं। यांगफान नहीं चाहता था कि उसके टीममेट्स यूजलेस हों, इसलिए दोनों पूरी ताकत से मदद कर रही थीं। उसका मॉरल बढ़ गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जिंदगी में वह अपने पास्ट लाइफ के एनिमीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। तभी उसने यानयू के हाथ पर खरोंच देखी, जो पहले एक्सीडेंट में लगी थी, लेकिन अभी तक कोई म्यूटेशन नहीं हुआ था। फिलहाल डिमोनिक फ्लावर को खत्म करना जरूरी था। मुई कैफेटेरिया से एक बड़ा तेल का बैरल ले आई। इतना काफी था कि उस फ्लावर को डीप फ्राई कर दिया जाए। यनयू ने कवर दिया। यांगफान ने फ्लावर के मुंह में कुकिंग ऑयल डाला और आग लगा दी। यह सिर्फ लेवल 2 था, इसलिए आग असरदार रही। फ्लावर तो नष्ट हो गया, लेकिन पॉलन हवा में रह गए। तब यांगफान को याद आया कि इन्हें सांस में लेने से नर्व्स पैरालाइज हो जाती हैं। यहां तक कि मॉन्स्टर्स भी गिरने लगे। कुछ देर बाद वे वहां से निकल गए। तभी लिन तियन वापस आया और जमीन पर पड़े बेहोश मॉन्स्टर्स को देखकर दंग रह गया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि 3 लोगों ने सब निपटा दिया। डिमोनिक फ्लावर का जला हुआ शरीर पड़ा था और उसके नीचे से एक बड गिरा हुआ था। लिन तियन जिज्ञासा में पास गया और वही बड अचानक ऊपर की ओर बढ़ा और उसके पेट को भेद गया। क्यूरियोसिटी का यही अंजाम था। उधर घूमते हुए यनयू को चक्कर आने लगे। साफ था कि पहले लगी खरोंच से वायरस फैल चुका था। यनयू ने तुरंत कहा कि यांगफान उसका सिर काट दे, क्योंकि वह अगली ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती। यांगफान ने उसे डांटते हुए कहा कि अभी उसे बचाया जा सकता है और जब सच में ज़ॉम्बी बनेगी तब वह दया नहीं करेगा। यनयू की हालत बहुत खराब थी और यांगफान अभी लेवल 1 तक इवॉल्व भी नहीं हुआ था। उसे बाथरूम लौटकर ट्रेडर को ढूंढना ही होगा। यांगफान यनयू को पीठ पर उठाकर दौड़ा और मुई पीछे पीछे आई। किस्मत से बाथरूम में अब कोई मॉन्स्टर नहीं था। मुई रोते हुए यनयू को पुकारने लगी। यांगफान ने उससे कहा कि अभी मिले क्रिस्टल कोर्स उसे दे दें। यनयू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाला है। तभी उसकी नजर कॉर्नर में खड़े ग्रे क्लोक वाले ट्रेडर पर पड़ी। यांगफान ने बाहर से ही ट्रेड इनिशिएट किया और अंदर जाते ही वह गायब हो गया। यनयू घबराई हुई थी कि कहीं वह लिविंग डेड न बन जाए। ट्रेडिंग स्पेस में यांगफान ने देखा कि अपोकलिप्स में एक बॉटल प्यूरिफाइड वाटर की कीमत 10 क्रिस्टल कोर्स थी, लेकिन रिंग के डिस्काउंट से एवोल्यूशन पोशन जो पहले 100 कोर्स का था अब सिर्फ 40 का मिल रहा था। प्यूरिफाइड वाटर भी 4 कोर्स का हो गया था। यांगफान ने पोशन पी लिया और लेवल 1 इवॉल्व कर गया। पिछली जिंदगी में अर्ली डेवलपमेंट चूकने की वजह से उसे श्याओ के लिए जानवरों की तरह काम करना पड़ा था। इस बार वह सबसे पहले इवॉल्व करेगा। उसने अभी रिंग की एबिलिटीज किसी को नहीं बताई, क्योंकि उस पर पूरा भरोसा नहीं था। ट्रेड खत्म होते ही वह वापस बाहर आ गया। यनयू बेहोश हो चुकी थी और समय बहुत कम था। यांगफान ने मजबूरी में पोशन उसके मुंह से पिलाया। काफी फ्लूइड बाहर गिर गया, लेकिन उसने उम्मीद की कि असर फिर भी बच जाएगा। यनयू का जो हाथ म्यूटेट होने लगा था वह धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और उसने आंखें खोल दी। होश में आते ही उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उसने तुरंत यांगफान को धक्का देकर अलग किया और गुस्से में बोली, यांगफान, क्या तुमने मुझे ऐसे बचाया? यांगफान ने शांति से जवाब दिया, और क्या करता? तुम बेहोश थीं।
खुद दवा नहीं पी सकती थी। फिर बोला, बाकी दवा तुम पी लो। तभी मूडी दौड़कर आई। यह देखकर कि यानयू ठीक है, उसने उसे कसकर पकड़ लिया। खुशी से भरकर यानयू ने तुरंत पूछा कि अभी क्या हुआ था। यांगफान ने बताया कि वह थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था, ग्रे रोड वाले आदमी के पास जाकर, और वहीं उसने ट्रेटर वाली बात समझाई। यानयू ने देखा कि यांगफान ने उसे बचाने के लिए क्रिस्टल कोर्स खर्च किए हैं, इसलिए उसने कहा कि वह आगे चलकर और ज़ॉम्बीज़ से शिकार करेगी ताकि उसका कर्ज चुका सके। लेकिन यांगफन ने कहा कि उसे रिपे करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल कोर्स की कोई खास कीमत नहीं, उसकी असली कीमत उसका समय है। वे बाहर निकले तो ज़ॉम्बीज़ अभी भी बेहोश पड़े थे, सिर्फ एक ही हिल पा रहा था और वह लिन टियोन था। तभी यांगफन तुरंत दोनों लड़कियों के सामने आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जमीन के नीचे से वही पिछला बर्ड फटकर निकला और सीधे यानयू पर हमला कर दिया। यांगफन ने उसे खींचकर दूसरी जगह कर दिया। इस प्लांट मॉन्स्टर की अटैक पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी रेंज सीमित थी, इसलिए उससे बचा जा सकता था। यांगफान सिर्फ यानयू को बचा पाया। मुई को वाइन्स ने जकड़ लिया। यह म्यूटेटेड बर्डपोर था, पहले वाले लेवल 2 डीमन फ्लावर का फर्स्ट लेवल ऑफ स्प्रिंग। साफ था कि यह बदला लेने आया था। यांगफान आगे बढ़ा और मुई को जकड़े हुए वाइन्स काट दिए। उसे इशारा किया कि वह तुरंत भाग जाए और बीच में न फंसे। तभी स्पोर ने पॉइजनस पॉलन बॉम्ब्स छोड़े। यांगफान ने मुंह नाक ढक लिया, क्योंकि इन्हें सांस में लेने से इंसान ज़ॉम्बी बन सकता था। वह आंखें बंद नहीं कर पाया और अब खोल भी नहीं पा रहा था। स्पोर ने पीछे से हमला किया। तभी उसके हाथ की रिंग चमकी और पॉइजन न्यूट्रलाइज हो गया। यांगफान ने आंखें खोलते ही स्पोर को बीच से काट दिया। शाखाएं टूट गईं और पास ही एक क्रिस्टल कोर गिरा, मोती जैसा सफेद क्रिस्टल कोर। यह उसी लेवल 2 डीमन फ्लावर का कोर था। शायद स्पोर इसे अभी निगल नहीं पाया था। ऐसे म्यूटेटेड बीइंग्स इंसानों का मांस, दूसरे म्यूटेटेड बीइंग्स और उनके कोर्स खाकर अपनी लेवल और एबिलिटीज बढ़ाते हैं। उसी समय नीचे से एक और ब्रांच उगाई। यह स्पोर नहीं थी, लेकिन इसमें डीमन फ्लावर के कुछ एट्रीब्यूट्स इनहेरिट हुए थे। यानयू कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन यांगफान ने कहा, थोड़ी देर में समझ जाओगी। फिर यांगफान वापस बाथरूम गया। यानयू ने तुरंत समझ लिया कि वह फिर ट्रेड करने गया है। एक व्हाइट क्रिस्टल कोर 1000 ग्रे क्रिस्टल कोर्स के बराबर होता है। 6 एक्स में एक्सचेंज करने के बाद भी उसके पास ज्यादा ग्रे कोर्स नहीं बचे थे। यांगफान ने एक रेयर एक्स कार्ड खरीदी, साथ ही 2 लेवल 1 एवोल्यूशन पोशंस और दोनों लड़कियों के लिए एक गन ली। इस पूरी शॉपिंग में 1000 ग्रे क्रिस्टल कोर्स खर्च हो गए। पूरी रात की मेहनत पल भर में उड़ गई। बाहर आकर उसने दोनों को पोशन दे दिए और गन यानयू को दी। यानयू ने देखा कि गन सिर्फ उसे दी गई है, तो उसने पूछा, मेरे पास गन है, तुम्हारे पास क्या? यांगफान ने हॉट आइटम कार्ड उठाई और मुस्कुराया, फिर उसे तोड़ दिया। वह एक चमकते हुए अरे में खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ, बस उसकी रिंग चमकती रही। प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन और रिंग। लगता है इस जिंदगी में उसकी किस्मत पिछली से बेहतर है। यानयू हंस पड़ी कि इतना नाटक किया और कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन यांगफान आगे बढ़ा, एक्स उठाई और समझाया कि उसके पास क्राफ्ट्समैन प्रोफेशन है और वह वेपन्स मॉडिफाई कर सकता है, तरह तरह का इक्विपमेंट बना सकता है। उसके हाथ की एक्स तरल जैसी बदलने लगी और देखते ही देखते एक तेज सोड बन गई। फिर म्यूटेटेड बीइंग्स का एसेंस अब्सॉर्ब करते ही तलवार से बिजली जैसी चमक निकली और वह लेवल 2 पॉइजन मून कोल्ड फ्रेंजी ब्लेड बन गई। इस सोड में ऐसा एट्रीब्यूट था कि यह ओपोनेंट्स को अनकॉन्शियस कर देती है। मुई हैरान रह गई। उसके पास तो सिर्फ सर्जिकल नाइफ थी और लड़ने लायक कुछ नहीं। उसने भी कुछ बनाने को कहा। यांगफन ने शॉवर हेड को रॉ मटेरियल बनाकर 2 लेवल 1 शॉर्ट नाइफ बना दी। मुई ने हथियार पकड़े और उसकी ताकत महसूस की। हाथ से चीजें बनाना बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। फिर यानयू ने एवोल्यूशन सीरम मुई को दिया। मुई ने पी लिया। उसने पूछा कि क्या वे भी स्पेशल एबिलिटीज इवॉल्व कर सकती हैं। जवाब था नहीं। लेवल 1 एवोल्यूशन सिर्फ फिजिकल पोटेंशियल बढ़ाता है। यांगफन जैसी एबिलिटीज के लिए प्रोटेगोनिस्ट बनना पड़ेगा। मुई सीरम का कंपोजिशन एनालाइज करना चाहती थी, लेकिन सोचा आगे फिर खरीद लेगी और पी गई। एवोल्यूशन के बाद दोनों लड़कियों को लगा जैसे शरीर में जबरदस्त एनर्जी भर गई हो। बिना रुके 100 राउंड तक एक्टिविटी कर सकती थी। अब वेपन्स और टीममेट्स के साथ यांगफन अपनी बहन को बचाने डॉर्मेट्री जा सकता था। उन्होंने एक कार देखी जिसका ओनर ज़ॉम्बी बन चुका था। अपोकलिप्स में ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं। गर्ल्स डॉर्मेट्री में ज़ॉम्बीज एरोबिक्स कर रहे थे। कार देखते ही दौड़े। यांगफन ने कार स्टेयरकेस के सामने खड़ी कर रास्ता ब्लॉक कर दिया। चिंगशू 5वीं मंजिल पर थी। रास्ते में ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं थे, लेकिन उसकी रूम का दरवाजा खुला था। अंदर कमरा बिखरा हुआ, खिड़की का कांच टूटा। खिड़की के पास स्ट्रगल के निशान थे।
क्या तुम्हारी बहन गिर गई? चुप रहो, नामुमकिन। यांगफान यह मानने को तैयार नहीं था। मुई ने ढूंढकर चिंगशू का फोन पाया। स्क्रीन दिखा रही थी कि रिस्ट बैंड 15 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हो चुका है। वे तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़े। 7वीं मंजिल के जिम में कुछ लड़के फीमेल स्टूडेंट्स को बंदी बनाए हुए थे, जिनमें चिंगशू भी थी। वह रोते हुए बोली, दूर रहो, वरना मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन वे बेशर्म लड़के हंस रहे थे। एपोकलिप्स में कोई ढूंढने नहीं आएगा। चिंगशू को पछतावा हो रहा था कि उसने यांगफान की बात नहीं मानी और इन फेक हेल्पलेस लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया। तभी जोर से दरवाजा टूटा और यांगफान अंदर घुस आया। जैसे ही उस बदमाश का हाथ चिंगशुए पर पड़ा, यांगफान का गुस्सा भयानक रूप से भड़क उठा। उसने अपने नए हथियार से सीधे उस आदमी के पेट पर जबरदस्त वार किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वही आदमी उनका लीडर निकलेगा। उसके गिरते ही उसके अधीनस्थ तुरंत अपने बॉस का बदला लेने के लिए आगे बढ़े। यांगफान ने अपनी थंडर सोर्ड को सहलाया और ठंडे लहजे में कहा कि जो भी उसकी बहन चिंग को छुएगा उसे बेहद भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। वह झपट्टा मारकर आगे बढ़ा और सबसे पास वाले आदमी पर तलवार चला दी। तभी एक और आदमी ने मौका देखकर कहीं से चाकू निकाला और यांगफान पर हमला कर दिया। लेकिन यनयू की फेंकी हुई थ्रोइंग नाइफ ने उस आदमी की कॉलर बोन पर वार किया और यांगफान की जान बच गई। आखिर में सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा, जो डर के मारे 3 बार सिर पटक कर रोने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, बड़े भाई मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं दोबारा कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसे खोल दिया गया और वह कांपता हुआ भागकर यांगफान से लिपटने की कोशिश करने लगा। वहीं मौजूद बाकी 2 लड़कियां, जिन्होंने देखा कि यांगफान ने अभी अभी उनकी जान बचाई है, वे भी उसके पीछे चलने की भीख मांगने लगीं ताकि कोई उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यांगफान ने ठंडे दिल से इनकार कर दिया और खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह अपोकलिप्स है, वह कोई हीरो नहीं है और पूरे देश के हर इंसान की जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगर वे खुद मजबूत नहीं बनेंगी तो उनका अंत भी जमीन पर पड़े। इन लोगों जैसा ही होगा। सब कुछ निपटने के बाद मुई वहां पहुंची। फिर यांगफान वहां से निकल गया और जिन 2 लड़कियों को उसने ठुकराया था, वे गुस्से में उन्हें जाते हुए देखती रहीं और बड़बड़ाने लगीं कि इतनी बेकार की बातें क्यों कही जा रही हैं, जैसे कि वे तीनों लड़कियां बिल्कुल बेकार ही हों। यांगफान दूसरी मंजिल पर खड़ा होकर हालात का जायजा ले रहा था। नीचे ज़ॉम्बीज उसकी कार को चारों तरफ से घेर चुके थे। उसने पहले उन्हें में निपटाने का फैसला किया ताकि कुछ क्रिस्टल कोर्स भी मिल जाएं और अमीर बना जा सके। अच्छे हथियारों के दम पर उसने सिर्फ 3 मूव्स में सबको खत्म कर दिया। फिर वे ज़ॉम्बी झुंड को पार करते हुए आगे निकल गए। चिंगशुए पूरे दिन फंसी रहने की वजह से भूख से बेहाल थी और उसका पेट ऐसे गरज रहा था जैसे कोई हॉट पॉट उबल रहा हो। तभी रास्ते में उन्हें एक सुपरमार्केट दिखा, लेकिन उसके आसपास काफी ज़ॉम्बीज थे। ऐसे हालात में खाना और पानी जमा करना बेहद जरूरी था। मुई ने सोचा कि बड़े सुपरमार्केट में अक्सर पीछे से एंट्री होती है, जहां से सामान आसानी से निकाला जा सकता है। पीछे के दरवाजे पर सिर्फ एक ज़ॉम्बी था जो बेसहारा सा इधर उधर देख रहा था। उसने यांगफान को अपना साथी समझा, लेकिन अगले ही पल यांगफान ने उसे उसके अगले जन्म के लिए भेज दिया। सब लोग सुपरमार्केट के अंदर घुसे और किस्मत अच्छी थी कि अंदर कोई ज़ॉम्बी नहीं था। चिंगशुए की नजर एक ढेर पर पड़ी जिसमें उसके पसंदीदा पोटैटो चिप्स और सोडा थे। उसने तुरंत यनयू की बात मानते हुए कुछ दिन यहीं रुकने का फैसला कर लिया और यनयू ने भी सहमति जताई। लेकिन मुई को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जगह पर ज़ॉम्बीज कम थे और बाहर के ज़ॉम्बीज जैसे किसी चीज की ओर खींचते चले आ रहे थे। तभी चिंग ने जमीन पर खून का एक बड़ा सा तालाब देखा और बोली कि यहां खून है। मुई ने पास जाकर जांच की और पुष्टि की कि वह इंसानी खून था और शायद यही ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर रहा था। यांगफान तुरंत कॉम्बैट मोड में आ गया और सबको पीछे हटकर सप्लाईज इकट्ठा करने का इशारा किया। वह उस दरवाजे के पास गया तो देखा कि किसी ने जानबूझकर एक बड़ा मीट का टुकड़ा रखा था ताकि ज़ॉम्बीज वहीं रुकें। यह वाकई एक काबिले तारीफ डिफेंस स्ट्रेटजी थी, क्योंकि अंदर खाना पानी भी था और बाहर से ना लोग आ सकते थे, न ज़ॉम्बीज। यनयू और चिंग ने 2 बैकपैक्स भर लिए, लेकिन यांगफान को चिंता थी कि यह काफी नहीं है। इसी दौरान उसे अचानक एहसास हुआ कि दूसरी मंजिल से कैमरा उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तभी स्क्रीन पर युन रोंग की आवाज आई, नीचे जो लड़का है, क्या वही तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है योंगफैन? युन रोंग ने जोर शोर से इनकार किया और उल्टा आरोप लगाया कि योंगफैन ने उसे जबरदस्ती सेक्सुअल एक्ट के लिए मजबूर किया था। जिस आदमी की वह सेवा कर रही थी वह वांग यिलोंग था, जो इस सुपरमार्केट का सिक्योरिटी कैप्टन था, और वह सुबह सुबह अपोकलिप्स की बातें कर रहा था। वांग यिलोंग ने उसका चेहरा पकड़कर धमकाया कि सच बोलो और झूठ मत बोलो,
कैमरा में। युन रोंग ने यांगफान को नफरत से घूरा क्योंकि उसी ने उसे होटल में छोड़ दिया था और अब वह यहां फंसी हुई थी। उन्होंने यान यू के हाथ में चमकती गन देखी और तुरंत उसे छीनने का विचार आया। युन रोंग अकेले अपमानित नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने चाल चली और बोली, ब्रदर लॉन्ग, वो तीनों लड़कियां भी बहुत खूबसूरत हैं। इस पर वंग यिलोंग ने तुरंत अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया। सुबह जिन दो लोगों को यांगफन ने बुरी तरह पीटा था, उन्हें अब बदला लेने का मौका मिल गया। यांगफन ने कैमरा को नोटिस किया और तीनों लड़कियों से वहीं रुकने को कहा। यान्यू के पास से गुजरते हुए उसने धीरे से कहा कि कोई उन्हें देख रहा है। फिर वह अकेला सामान ढूंढने निकल गया। साफ पानी और सोडा आगे चलकर बेहद कीमती होने वाले थे। सोडा की एक बोतल 20 क्रिस्टल कोर्स में बिक सकती थी। यांगफान की रिंग में सिर्फ 10 स्क्वायर मीटर स्टोरेज था, जिसे जल्द अपग्रेड करना जरूरी था। उसने कैमरा पर पानी की बोतल फेंककर निगरानी तोड़ी और शेल्व्स पूरी तरह साफ कर दी। तभी कहीं से डैगर उड़ता हुआ आया, जिसे यांगफान ने सिर हल्का सा झुकाकर बचा लिया। तभी वांग यिलोंग अपने आदमियों के साथ पहुंच गया और घमंड से बोला कि यह उसका इलाका है और यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। आयरन रॉड्स पकड़े हुए उसके आदमी यांगफान पर टूट पड़े, लेकिन उसने पहले दो को चिन पर एल्बो स्ट्राइक मारकर गिरा दिया। बाकी लोग पीछे हट गए। किसी वजह से यांगफान अचानक सुपरमैन जैसा ताकतवर लगने लगा। वांग यिलोंग चालाकी से बोला कि वह सीधे ताकत नहीं बल्कि चालें चलता है और ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लोग लड़कियों को पकड़ने जा चुके हैं। तभी यान्यू ने दो गुंडों को उनके सिर पकड़कर घसीटते हुए सामने फेंक दिया और कहा कि ये लोग उसके सामने टिक ही नहीं पाए। यह देखकर वांग यिलोंग डर गया, आयरन रॉड फेंककर घुटनों पर गिर पड़ा और सारा दोष युन रोंग पर डालने लगा। लेकिन जैसे ही वह पास आया, यांगफान ने रॉड उठाकर स्नीक अटैक किया। तलवार से रॉड को रोकते हुए उसने उसे हुक में बदल दिया और उसका दूसरा सिरा सीधे वांग यिलोंग के हाथ में घुसा दिया। वह जमीन पर रेंगता हुआ दर्द से चीखने लगा और चिल्लाया, तूने कौन सा जादू कर दिया? मुझे छोड़ दो, नहीं तो इसकी कीमत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। यह सुनकर जो कुछ लोग बचे थे, उन्होंने देखा कि यांगफान के पास अजीब सी ताकत है, तो डर के मारे दुम दबाकर भाग गए। यान्यू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यांगफान हथियारों की मॉडिफिकेशन को इतनी हद तक इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही यांगफान ने गला साफ किया, डोंग तुरंत चापलूसी पर उतर आया। बड़े भाई, मेरी जान बख्श दो, सारी गड़बड़ उस कमीनी शाओ युन ने की थी। बड़े भाई, बस मुझे अंधा और नासमझ समझकर छोड़ दो। यांगफान ने कुछ नहीं कहा और मटेरियल को फिर से मॉडिफाई किया। आयरन रॉड अचानक लंबी हो गई और सीधे उसकी गर्दन को भेद गई। वह वहीं गिर पड़ा और मौके पर ही मर गया। यान्यू ने सुपर पावर्स का यह नजारा देखा और मन ही मन सोचने लगी कि उसे खुद ऐसी ताकत कब मिलेगी। अब बात उन दो लोगों की जो अभी अभी भागे थे। यान्यू को लगा कि भले ही उनके इरादे बुरे थे, लेकिन वे डोंग के उकसावे में आकर स्नीक अटैक करने आए थे और नाकाम रहे थे, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे ही यांगफान ने कहा, निकलो, वे दोनों घबराकर भाग गए। तभी यांगफान ने माथा सिकोड़ते हुए ऊपर देखा और बोला, तुम कब तक वहां छिपकर सुनती रहोगी? दूसरी मंजिल पर खड़ी शाओ युन रोंग पकड़ी गई। वह भागकर कंट्रोल रूम में घुस गई और मन ही मन बोली कि अगर वह मरी भी तो यांगफान को साथ लेकर मरेगी। उसने ऑटोमेटिक सेंसर डोर खोल दिया। मेन डोर खुलते ही पूरे दिन के भूखे ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए। यांगफान नफरत से भर गया, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। उसने इशारा किया कि यान्यू ऊपर जाकर किसी तरह ऑटोमेटिक डोर बंद करे। पीछे से दुआन मुशुई और चिंगशू भी भागते हुए आए। ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे। मजबूरी में यांगफान ने चिंगशू को आगे बढ़ाया और खुद अकेले ज़ॉम्बीज से भिड़ गया। वह कांपते हुए चाकू पकड़े खड़ी थी, पूरी तरह अनरिलायबल। यान्यू दूसरी मंजिल पर पहुंची और जैसे ही कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला, एक चीख सुनाई दी, तू बदतमीज औरत, मर जा। युन रोंग आयरन रॉड घुमाते हुए उस पर झपट पड़ी, लेकिन यान्यू तैयार थी। उसने तुरंत उसे पकड़कर बांध दिया और कंप्यूटर के सामने बैठकर डोर बंद करने की कोशिश करने लगी। नीचे सुपरमार्केट का दरवाजा ज़ॉम्बीज के दबाव से जाम हो चुका था और यांगफान अब भी उनसे जूझ रहा था। यान एगी यू युन रोंग को घसीटकर नीचे लाई, लेकिन वह अब भी मासूम बनने का नाटक कर रही थी। ब्रदर यांगफान, मुझे बचाओ, वही बहुत बुरी है। चिंगशू चिल्लाई, क्या दरवाजा खोलते वक्त नोटा तुम्हारा दिमाग जाम हो गया था? हमें मरवाने चली थी और अब मदद मांग रही है। लेकिन युन रोंग बिना पलक झपकाए झूठ बोलती रही कि वह डोंग और उसके लोगों से निपटने में मदद करना चाहती थी।
यांग फैन आगे बढ़ा और दिखावे के लिए उसके गाल पर हाथ फेरा। तुम मदद करना चाहती थी? हाँ भाई यांग फैन, मुझे तुमसे सबसे ज्यादा प्यार है, वह लजाते हुए बोली। इस पर यांग फैन ने ठंडे स्वर में कहा, नरक में जाओ, और उसे बाहर धकेल दिया। ज़ॉम्बीज तुरंत उस पर टूट पड़े और यून रोंग के बेड बनने से अंदर घुसते ज़ॉम्बीज रुक गए। ऑटोमेटिक डोर आखिरकार बंद हो गया। चिंग शू ने राहत की सांस ली। उसे अपोकलिप्स का से पहले भी यून रोंग कभी पसंद नहीं थी। यन्यू क्रिस्टल कोर्स उठाते हुए बोली कि यह थोड़ा क्रूल जरूर था, लेकिन सुकून देने वाला भी। फिर उसने पूछा, क्या वह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? यांग फैन ने सिर हिलाकर हां कहा। थोड़ी देर पहले यन्यू ऊपर स्काउटिंग के लिए गई थी और स्टाफ डॉर्मेटोरीज मिली, जहां वे रुककर सामान सहेज सकते थे। लड़कियां पूरा दिन भागती रहीं। आखिरकार नहाने और आराम करने का मौका मिला। दुआन मुशुई लेवल 1 इवॉल्व हो चुकी थी। अब उसे ग्लासेस की जरूरत नहीं रही। इसी बीच यांग फैन नीचे सुपरमार्केट में अपनी रिंग में सामान भरता रहा। पूरी तरह भरी शेल्व्स अब खाली हो चुकी थीं। अगली सुबह 3 युवक सुपरमार्केट पहुंचे, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। वे बेकार दौड़ने पर झल्ला उठे और डर डर कर ऊपर की सीढ़ियों से चढ़े। माहौल इतना शांत था कि डर लग रहा था कहीं ज़ॉम्बीज न कूद पड़े। जैसे ही मोटे लड़के ने दरवाजा खोला, यांग फैन ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। भाई जल्दी मत करो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। तभी बाकी दो समझ गए कि नीचे सब कुछ क्यों खाली है। उसी वक्त यान्यू भी बाहर आई। लड़का घबरा गया और बोला कि वह बस अपनी बिल्ली और अपने लिए कैन फूड ढूंढने आया था। यांग फैन ने चाकू हटा लिया और कहा, यहां कुछ नहीं बचा, चले जाओ। लेकिन भूख से अंधे वे लोग बोले, तो उसके पीछे बड़ा बैग क्यों है? उन्होंने यन्यू पर झपटने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही उसकी फ्लाइंग नाइव्स ने उनके गाल चीर दिए। मेरे खाने पर हाथ डालोगे? सपना देखो। हरे कपड़ों वाले ने काले वाले को खींच लिया और गिड़गिड़ाया, सुंदर बहन, गलतफहमी हो गई। यांग फैन ने सख्ती से कहा, अभी निकलो। उनके जाते ही काले कपड़ों वाला गुस्से से भर गया। न खाना मिला, न इज्जत बची। वह तय कर चुका था कि उनका पीछा करेगा। वहीं फैटी सानन दरवाजे पर हक्का बक्का खड़ा था। वह उन दोनों के साथ नहीं था, बस रास्ते में जबरदस्ती साथ लाया गया था। उसे तो सिर्फ अपनी बिल्ली के लिए खाना चाहिए था। बदले में उसने बताया कि एक सर्वाइवर बेस है जिसे मिलिट्री गार्ड कर रही है। तभी पीछे से कुछ फुर्ती से यन्यू के पास से गुजरा। शिशिर, शरारत बंद करो, सबका खाना वापस रखो। वह लेवल 3 कैट थी और रो रही थी क्योंकि उसकी सॉसेज छीन ली गई थी। सनान ने बताया कि शिशिर कल से ज्यादा खाने लगी है और कैट फूड नहीं खा रही। यांग फैन ने कहा कि नीचे कुछ भी नहीं बचा, शायद कोई रात में सब ले गया। चिंग शू को बिल्ली बहुत प्यारी लगी। वह उसे उठाने लगी। यांग फैन ने रोका कि यह म्यूटेट हो चुकी है, लेकिन चिंग शू नहीं मानी। उसे गोद में लेकर छेड़ने लगी। कितनी प्यारी और फ्लफी है, बड़ी बहन तुम्हें स्नैक्स देगी। जाते वक्त यांग फैन सनान के बताए बेस में नहीं गया। चिंग शू ने उदास होकर शिशिर को अलविदा कहा। तभी दूर से किसी की आवाज आई, बचाओ, बचाओ मुझे। पहले वाले वहीं दो आदमी मोटरसाइकिल पर तेजी से वापस आए और उनके पीछे मंगोलियाई सेना जितनी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी डॉग्स का झुंड था। अभी थोड़ी देर पहले ही यंगफान ने उन दोनों को भगा दिया था और अब उनके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। वे गिड़गिड़ाकर बोले कि हमें पता है, हमने गलत किया, हमें बचा लो। इस पर यन्यू ने इशारे से उन्हें अपने पीछे छिपने को कहा, लेकिन दोनों आदमी आपस में मुस्कुरा लिए और मन ही मन बोले कि यही कुत्तों का शिकार बनेगी। तभी वे झपट्टा मारकर खाने वाला बैकपैक छीनने दौड़े। काले कपड़ों वाला आदमी चुपके से यन्यू को चाकू मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ कसकर योंग फैन ने पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा कि जैसा सोचा था, तुम अब भी नहीं सुधरे। दूसरी तरफ एक आदमी बैकपैक के लिए हाथापाई कर रहा था और बाकी 3 लोगों के बीच वह अचानक घबराकर चिल्लाया कि ज़ॉम्बी डॉग्स आ रहे हैं, ज़ॉम्बी डॉग्स। इस पर सबका ध्यान बट गया और उसने तुरंत किंग्स का बैकपैक छीना, मोटरसाइकिल पर चढ़ा और काले कपड़ों वाले को चिढ़ाते हुए बोला कि संभल कर रहना भाइयों, मैं पहले निकल रहा हूं। बेवकूफो, इन कुत्तों को मेरे लिए रोकने का शुक्रिया। हा। तभी एक ज़ॉम्बी डॉग झपटा और यंगफान ने काले कपड़ों वाले आदमी को उसे चारे की तरफ फेंक दिया और जोर से चिल्लाया कि सब लोग जल्दी कार में बैठो, हमें मत रोको। यिन्यू ने अपना बैकपैक मुई को थमाया और फिर योंग फैन के साथ मिलकर लड़ने लगी। ये कुत्ते बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन झुंड में चलते थे और बहुत तेज थे। यंगफान ने उसे लड़ाई लंबी न करने की सलाह दी। कैन पहले ही कार लेकर बचाने आ चुका था और दोनों तुरंत कार की तरफ दौड़े। तभी उन्हें लगा कि वे बच गए हैं, लेकिन उसी पल एक लेवल 2 का म्यूटेटेड ज़ॉम्बी डॉग सामने आ गया। हमेशा की तरह योंग फैन पीछे रुक गया ताकि उसे रोके रखे और बाकी लोगों को पहले जाने दिया। यन्यू नीचे कूदकर उसकी मदद करना चाहती थी और बोली कि तुम हमेशा अकेले क्यों लड़ते हो,
लेकिन मुई ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि योंगफान की बात सुनो, वह हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, वह ठीक रहेगा। उधर योंगफैन पहले ही उसके नीचे दब चुका था, लेकिन अगर वह उसे काटना चाहता तो पहले उसकी लेवल 2 मैड ब्लेड से पूछना पड़ता। यांगफान ने अपनी ब्लेड बदली और सीधे लेवल 2 म्यूटेटेड डॉग की गर्दन पर क्षैतिज वार किया। उसका रुकना बेकार नहीं गया और उसने एक व्हाइट क्रिस्टल उठा लिया। बड़े को निपटाने के बाद छोटे कुत्तों ने उसे घेर लिया और खून की गंध और जॉम्बीज को भी खींच सकती थी। ऐसे में लड़ते रहना सही विकल्प नहीं था। कार घूमकर वापस आई और यनयू ने दरवाजा खोलकर यांगफान को अंदर खींच लिया। उसने तुरंत कैन को इशारा किया कि कार घुमाते रहो ताकि कुत्तों को झटक सके। तब शिंगवा ने देखा कि यांगफान की सीट के पास ताजा खून जमा है और घबराकर बोली कि भाई क्या तुम्हें चोट लगी है? यांगफान ने हाथ हिलाकर गर्व से कहा कि ये ज़ॉम्बी डॉग्स अभी उस लायक नहीं है। तभी पता चला कि खून यनयू का था। उसे पहले उस क्रीचर से हल्की चाकू की चोट लगी थी और फिर वह जोश में ज़ॉम्बी डॉग्स के झुंड से लड़ पड़ी, जिससे घाव फिर से खुल गया। शिंगवा घबरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बोली कि दीदी बहुत खून बह रहा है, ऐसी हालत में भी तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? यंगफन ने तुरंत उसके कपड़े फाड़कर घाव देखा जो बुरी तरह खुल चुका था और तेजी से खून बह रहा था। उसे ठीक करने का एक ही तरीका था कि किसी ट्रेटर से दवा बदली जाए। यंगफान ने अपने कपड़े मुई को दिए और कहा कि यानियू का खून रोको। उसने कैन से फार्मेसी जाने को कहा, लेकिन रास्ते में जितनी भी फार्मेसियां पड़ी सब लुट चुकी थीं। हालांकि कैन ने जिस बेस का जिक्र किया था वहां दवाइयां और डॉक्टर दोनों थे, इसीलिए यांगफैन ने वहीं जाने का फैसला किया। किस्मत से वह बेस बहुत पास था और शहर के सबसे बड़े कमर्शियल सेंटर की इमारत में बना था। यू को मुई और चिंग सहारा देकर चला रहे थे, लेकिन वह दर्द सह पा रही थी। कैन दौड़कर 2 गार्ड्स के पास गया और बोला कि बड़े भाई जल्दी गेट खोलो, यहां कोई घायल है। लेकिन दोनों गार्ड्स यह तय नहीं कर पा रहे थे कि घायल को काटा गया है या नहीं, इसीलिए उन्होंने गेट खोलने से मना कर दिया, चाहे वे बाहर ही सड़ जाएं। यनयू अब अपनी हद पर पहुंच चुकी थी और गुस्से में चिल्लाई कि क्या तुम्हें यह ज़ॉम्बी लगती है? आंखें खोलकर देखो, यह चाकू का घाव है। लाल बालों वाले आदमी ने हाथ हिलाकर साफ मना कर दिया। तब नारंगी कपड़े वाले आदमी ने सुझाव दिया कि हर किसी को 100 पपेट क्रिस्टल्स देने होंगे। यनयू ने 1000 पपेट क्रिस्टल्स दिए। यंगफान ने पपेट क्रिस्टल्स से भरा एक बैग और एक व्हाइट क्रिस्टल दे दिया, जिसकी कीमत 1000 पपेट क्रिस्टल्स थी, और उसने सब सौंप दिए। उनकी आंखें चमक उठीं और वे सोचने लगे कि अमीर है, 2000 पपेट क्रिस्टल्स मांग लेने चाहिए थे। इस पर यंग फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि अगर मेरी चीजें लेनी हैं तो पहले इस ब्लेड से जिंदा बचकर दिखाओ। लीडर 2000 पपेट क्रिस्टल्स के लालच में ध्यान खो बैठा और यंग फैन ने उसे आसानी से निपटा दिया। दूसरा आदमी अपने बड़े भाई का बदला लेने दौड़ा तो यानयू ने पीछे से उसके पेट में वार कर दिया और ताना मारा कि तूने इस बुढ़िया को अंदर आने से मना किया था ना, अब मैं पक्का करूंगी कि तू दोबारा सूरज ना देखे। उसकी हरकत से घाव फिर खुल गया और यांगफान ने उसे संभाल लिया। चिंचू ने दोनों आदमियों के बैकपैक टटोले तो उनमें सिर्फ 3 क्रिस्टल्स निकले। सिनान अब योंगफैन और उसके ग्रुप के साथ चलने को लेकर घबराने लगा, क्योंकि वह दिखने में भले ही शांत था, लेकिन मारने में जरा भी दया नहीं दिखाता था। मामला सुलझ चुका था। तभी यंग फैन ने दूसरी मंजिल की ओर देखकर कहा कि ऊपर वाले दोस्त अब नीचे आ सकते हो। तालियां गूंज उठीं और काले सूट पहने बॉडीगार्ड्स जैसे लोग पिस्टल्स हाथ में लिए नीचे आए। उनमें से एक ने कहा कि बुरा नहीं बच्चे, तुम निर्णायक और काबिल हो। तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना परिचय मैनेजर बायो के रूप में दिया, जो पहले सिक्योरिटी में था और अब इस बेस का प्रभारी था। उसने यह भी कहा कि उन्हें यहां गार्ड की जरूरत है और यांगफैन को रिक्रूट करना चाहा। यांगफान ने कहा कि यह बात बाद में होगी, क्योंकि पहले यानयू की चोट का इलाज जरूरी है। मैनेजर बाओ ने तुरंत बॉडीगार्ड्स को डॉक्टर ढूंढने भेजा और सोचा कि योंगफैन जैसा टैलेंट बेस की ताकत बढ़ा सकता है। मन ही मन धमकी भी थी कि मना किया तो सब ज़ॉम्बीज को खिला दिए जाएंगे। एक गंजा बॉडीगार्ड उन्हें एक दुकान पर ले गया। यंगफान आत्मरक्षा के लिए चाकू हाथ में लिए आगे चला और बोला कि कोई है यहां, हमें डॉक्टर चाहिए। तभी एक चश्मा पहने बूढ़ा आदमी मेज पर कुछ लिखते हुए बोला कि मैं ही डॉक्टर हूं, मरीज को लाओ। यांगफान ने सोचा था कि वह उस शख्स से मिलेगा, लेकिन लगता है वह अभी इस बेस तक नहीं पहुंची थी। डॉक्टर चेन ने कुछ बातें कहीं और फिर इलाज के लिए 5000 क्रिस्टल्स मांग लिए। सान ये सुनकर भड़क गया और बोला कि क्या क्रिस्टल्स आसमान से गिरते हैं? तुम लोग बहुत घटिया हो, क्रिस्टल्स नहीं है तो इलाज भी नहीं। मेरा समय बर्बाद मत करो, निकलो यहां से। अंदर से किसी ने पर्दा हटाकर चिल्लाया कि जो भी घायल है, अगर इलाज कराना है तो मैं करूंगी। यह आवाज सुनते ही यंग फैन उस जाने पहचाने चेहरे को पहचान गया।
यही वही महिला डॉक्टर थी जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसकी जान बचाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इस बेस तक पहुंच जाएगी। उधर बूढ़ा आदमी जिसका धंधा छिन गया था, भला चुप कैसे रहता। वह झल्लाकर बोला, लिनवान, तुम ये क्या कर रही हो? बिना इजाजत लोगों का इलाज और ऊपर से पैसे भी नहीं ले रही। तुम्हें पता है ये मेडिकल सप्लाईज कितनी कीमती हैं? इस पर वह बोली कि चाहे सप्लाईज कितनी भी कीमती हों, इंसानियत उससे ज्यादा कीमती है। और एक डॉक्टर होने के नाते वह किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। अगर शिकायत करनी है तो जाकर मैनेजर बाओ से करो। मैनेजर बाओ का नाम सुनते ही बूढ़ा भड़क उठा और खुद को क्लिनिक का मालिक समझने वाला वह नाओन को थप्पड़ मारने ही वाला था कि यंगफान ने उसका हाथ पकड़ लिया और ठंडे लहजे में कहा कि अगर इस हाथ से छुआ तो यह हाथ बेकार हो जाएगा। बूढ़ा तुरंत रोने धोने का नाटक करते हुए मैनेजर बाओ से शिकायत करने भाग गया। यंग फैन को पिछली जिंदगी का कर्ज याद आया कि उसने म्यूआन पर कितना एहसान चढ़ा रखा था। इस बार वह उसे बेवजह मरने नहीं देगा। उसने सीधे उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ चलेगी। वहां मौजूद सब लोग यह सुनकर चौंक गए और बात किसी बिगड़े लड़के के अजीब से कन्फेशन जैसी लगने लगी। म्यूआन मन ही मन सोचने लगी कि ये कौन सा यंग मास्टर है जो पहली ही मुलाकात में ऐसी बातें कर रहा है। हम अभी इतने जान पहचान वाले भी नहीं हैं। फिर वह ताना मारते हुए बोली कि अगर इतना ही जानना है तो मेरे साथ आओ। मियोचुअन के मुंह से निकल पड़ा कि यह आदमी सच में बेशर्म है। इसके बाद उसने यंग फान को बाहर निकालकर इलाज शुरू किया। थोड़ी देर बाद सर्जरी पूरी हो गई और कहा गया कि यनयू कुछ दिनों तक जोरदार हरकतें नहीं कर सकती। 5 दिन बाद टांके काटे जाएंगे। तभी बाहर से बूढ़े की आवाज आई कि मैनेजर बाओ, इन्होंने इलाज के पैसे नहीं दिए। मैनेजर बाओ लोगों को लेकर आया और क्रिस्टल्स न देने की बात पर यंग फान को उकसाने लगा। यंग फान ने साफ कहा कि उसने पैसे देने से मना नहीं किया, लेकिन सिर्फ घाव सिलने के लिए 5000 क्रिस्टल्स मांगना सरासर लूट है। क्या सब मिलकर उसे फंसाने की साजिश कर रहे हैं? एक बॉडीगार्ड मन ही मन यंगफान से काफी प्रभावित था। मैनेजर बाओ ने उसे हकलाते देखा तो बंदूक उठाकर हमला करने की सोची, लेकिन यंगफन ने तुरंत बंदूक को मॉडिफाई करके नरम कर दिया और मोड़ दिया। मैनेजर बाओ ताली बजाते हुए उसकी काबिलियत की तारीफ करने लगा और बोला कि अगर वह उसकी टीम ज्वाइन कर ले तो यनयू का इलाज मुफ्त होगा, मगर नियम तोड़ने की सजा भी होगी। उसने वू नाम के लेवल 1 फायर एबिलिटी यूजर और गाओलियांग नाम के एक और लेवल 1 फायर एबिलिटी यूजर को साथ मिलकर हमला करने का इशारा किया। सबसे पास खड़ी मियो चान खतरे में थी। यंगफान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और राहत की सांस ली कि इस बार वह उसकी आंखों के सामने उसे मरने नहीं देगा। उसे समझ आ गया कि इस बेस में सिर्फ ये 2 ही नहीं बल्कि और भी एबिलिटी यूजर्स होंगे, और अगर उसने पूरी ताकत से लड़ाई की तो निकल पाना मुश्किल होगा। इसीलिए उसने तुरंत शर्त बदली कि अगर बॉस बाओ मियाओ चान को छोड़ दे तो वह अपनी एबिलिटी से इस बेस को मजबूत करेगा। बॉस बाओ तैयार हो गया, लेकिन जानना चाहा कि वह बेस को अपग्रेड कैसे करेगा। असल में उसे अभी यंग फैन की एबिलिटी की पूरी समझ नहीं थी। यंग फैन ने बताया कि वह सिर्फ वेपन्स मॉडिफाई ही नहीं बल्कि बना भी सकता है। लेवल 2 पहुंचने पर लेवल 2 वेपन्स बना सकेगा और बॉस बाओ की पूरी सेना को इक्विप कर देगा। बदले में मटेरियल्स जैसे क्रिस्टल कोर्स, रेयर मेटल्स और प्लांट वैनिमल एसेंस उन्हें देने होंगे, और कुल कीमत ट्रेडर से 80% सस्ती पड़ेगी। यह सुनकर बॉस बाओ बहुत खुश हुआ और बोला कि अगर पहले 100 वेपन स्टैंडर्ड के हुए तो वह लेवल 2 इवोल्यूशन सीरम देगा। मुई को यह सब सुनकर शक हुआ कि बॉस बाओ कोई धोखेबाज है और यहां रुकना ठीक नहीं, लेकिन यंगफान जानता था कि यनयू अभी लड़ने लायक नहीं है और इस दौरान वह मटेरियल्स और क्रिस्टल्स भी जुटा सकता है। उधर मीटिंग रूम में बॉस बाओ ने दोनों एबिलिटी यूजर्स को आदेश दिया कि यांगफान पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखो और उसके साथ आए लोगों को हॉस्टेज बनाकर उसे यहीं रोके रखो। बॉल्ड बॉडीगार्ड उन्हें रहने की जगह ले गया। रास्ते में काओयांग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यंगफन ने कहा कि वह वेपन्स बनाने जा रहा है। साफ था कि वे उसे साथियों से अलग करना चाहते थे, मगर वह ऐसे हथकंडे पहले भी देख चुका था। चिंगशू भी साथ चलना चाहती थी, लेकिन गौलियांग ने मना कर दिया और कहा कि वेयरहाउस कोई घूमने की जगह नहीं है। यंगफान ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा कि वह जल्दी लौट आएगा। उसे वेयरहाउस ले जाया गया, जहां सेफ के अंदर 5000 क्रिस्टल कोर्स रखे थे और चेतावनी दी गई कि अगर वह नाकाम रहा तो सबको ज़ॉम्बी फूड बना दिया जाएगा। इतने क्रिस्टल्स देखकर साफ था कि इस बेस के पास भारी फायर पावर है। गौलियांग ने दूर खंडहरों की तरफ इशारा करके बताया कि बाकी मटेरियल्स लड़ाइयों के बाद साथियों से मिले हैं। यंगफान को यह सब सुनकर हंसी आ गई।
क्योंकि इन चीजों से वह ढेर सारा स्पेशल इक्विपमेंट बना सकता था। उसने गाओलियांग से बाहर पहरा देने को कहा क्योंकि उसे क्राफ्टिंग के वक्त कोई देखना पसंद नहीं। चेतावनी दी गई कि यह कैनन बॉल बैंक का लेवल 4 वेयरहाउस है। यंगफान ने मटेरियल्स देखे जिनमें व्हाइट म्यूटेटेड ऑक्स हॉर्न, लेवल 1 स्पेस एट्रीब्यूट क्रिस्टल स्टोन और लेवल 1 रेयर फ्लेक्सिबल मेटल था। उसे समझ आ गया कि ये लोग इनकी असली कीमत नहीं जानते। इस स्पेस क्रिस्टल से छोटा सा स्टोरेज नेकलेस बनाया जा सकता है और बाकी सामान से भी यूजफुल इक्विपमेंट, ताकि आगे निकलना आसान हो। फिर यांगफान ने काम शुरू किया और 10 माउंटेन क्लीविंग लॉन्ग सोर्ड्स, एक प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट, स्कैनिंग स्पेक्टिकल्स, बुलेट प्रूफ सिल्क वेस्ट, एक स्पेशल नेकलेस और एक पिस्टल बनाए। और ये सब लेवल 1 इक्विपमेंट थे। एक साथ इतना सारा इक्विपमेंट बनाना यंगफान की एनर्जी को लगभग पूरी तरह खत्म कर चुका था। उसने अभी अभी जो भी बनाया था उसे उस नेकलेस में रख लिया और फिर क्रिस्टल कोर्स का एक ढेर निकाला। बाकी चीजें वहीं छोड़ दी ताकि सामने वालों को लगे कि वह मास प्रोडक्शन कर रहा है और उन्हें धोखा दिया जा सके। बाहर बॉडीगार्ड अब भी शक में था कि क्या सच में यंगफन उनके बेकार सामान से वेपन्स बना सकता है। गांग को लगा कि इसकी एबिलिटी बहुत रेयर है और वैसे भी इसे उनके लिए कुत्ते की तरह काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो लड़कियां थीं वे काफी अच्छी लग रही थीं। मौका मिला तो किस्मत आजमानी चाहिए। अभी वह यह कह ही रहा था कि दरवाजा जोर से खुला और यांगफन तलवार लेकर बाहर आ गया। उसने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर उसने उसके दोस्तों को हाथ भी लगाया तो चाहे वह एबिलिटी यूजर ही क्यों ना हो, वह उसे चीर डालेगा। गांग गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन फिलहाल कुछ कर नहीं सका। उसने सोचा जब तक वेपन स्टैंडर्ड पर नहीं उतरते तब तक खुलकर निपटने का मौका मिलेगा। कमरे के अंदर यांगफान ने आराम से कुछ और नाइव्स बना दिए और उसे खुद भी हैरानी हुई कि वह सच में गोवियांग को बेवकूफ बना सका। उसने सिर्फ 3600 क्रिस्टल कोर्स और कुछ बेकार मटेरियल से 10 माउंटेन क्लीविंग लॉन्ग सोर्ड्स बना दी थीं, जबकि ट्रेडर से ऐसी लेवल 1 वेपन खरीदने में कम से कम 6000 क्रिस्टल कोर्स लगते। उसकी मौजूदा एबिलिटी के हिसाब से वह दिन में सिर्फ 10 वेपन्स ही बना सकता था। गाओ यांग ने तलवार आजमाई और लकड़ी ऐसे कट गई जैसे टोफू हो। उसे समझ आ गया कि यंगफान काम का है, इसलिए उसे छेड़ना ठीक नहीं, मगर उसकी बहन को वह कभी नहीं छोड़ेगा। यंगफान ने उनके लिए वेपन्स बना दिए थे तो समझौते के मुताबिक उन्हें भी उसके दोस्तों से मिलने देना चाहिए था। सच्चाई दिखाने के लिए गलांग ने आदेश दिया और उसे लड़कियों के पास ले जाया गया। यंगफन सोच रहा था कि सिर्फ 10 आइटम बनाए हैं, अब मैनेजर जरूर इवोल्यूशन पोशन देगा ताकि वह और बना सके। दरवाजा खुलते ही कपड़े बदलती लड़कियों का नजारा सामने आ गया। कई लड़कियां चीख पड़ी और सीना ढंक लिया, मगर यांगफान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहा, न शर्म न लाज। उसने बस कहा कि यह सब इक्विपमेंट सबके लिए है। यानयू की नजर तुरंत उस नेकलेस पर गई जो चीजें स्टोर कर सकता था। उसने झपट कर पहन लिया और आजमाने लगी। निकालो बाहर, खजाना कहां है? यंगफान ने उसके सिर पर थपकी देकर समझाया कि इसमें बस 1 स्क्वायर मीटर की स्टोरेज स्पेस है। फिर भी यू बहुत खुश थी और सोच रही थी सारे स्नैक्स इसमें भर देगी। यंगफान ने यन्यू को डिजर्ट ईगल दी। स्कैनिंग स्पेक्टिकल एनालिसिस के लिए था, बाकी आइटम्स खास तौर पर मुई के लिए थे। ये लेवल 2 गन इन्फिनिट बुलेट्स वाला था, इसलिए अब चिंता नहीं थी। तभी सुनान लौटा और उसे लेवल 1 गार्डियन शील्ड मिला जो बड़ा होकर डिफेंस और अटैक दोनों कर सकता था। नाओ चान को लेवल 1 बुलेट प्रूफ वेस्ट मिला जो लेवल 1 और नीचे के म्यूटेटेड क्रीचर्स के हमलों से बचा सकता था। भले ही स्टाइल खास एलिगेंट ना हो, लेकिन वह दिल से आभारी थी। मैनेजर के कमरे में हर आइटम की टेस्टिंग हुई। यंगफान ने एक ही वार में पत्थर की मेज को 2 टुकड़ों में काट दिया। मैनेजर ने कहा कि इसकी शार्पनेस उसकी लेवल 1 डैगर जैसी है और गांग को आदेश दिया कि अगले दिन टीम लेकर क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा करे ताकि यंगफान वेपन्स बनाता रहे। लेकिन गलांग की नजर अब भी उन लड़कियों पर थी और उसने मैनेजर से पूछा कि क्या उन्हें हॉस्टेज रखकर योंगफान को कंट्रोल किया जाए। मैनेजर मुस्कुराया क्योंकि उसे भरोसा था कि योंगफान उसकी पकड़ से नहीं निकल पाएगा। अगली सुबह गोलोयांग सेना लेकर हैवी फायर पावर के साथ निकला और सबके हाथ में योंगफान की बनाई लॉन्ग सोर्ड्स थीं। फायर आर्म्स खत्म हो सकती हैं, मगर कोल्ड वेपन्स राजा हैं। यांगफान ऊपर से चुपचाप देख रहा था और सोच रहा था कि इन्हें अमेरिकन हैवी वेपन्स कहां से मिले होंगे, तभी तो इतने रेयर मटेरियल्स जमा हुए। अब ये म्यूटेंट्स से लड़ने निकले तो ठीक है। मैनेजर बाओ उसके कल के परफॉर्मेंस से बहुत खुश था और उसने मटेरियल्स इकट्ठा करने का आदेश दिया। इतना कंसिडरेट मैनेजर देखकर योंगफान ने भी हामी भर दी। तभी दरवाजा खटखटाया और कोई यंग फैन को ढूंढने आया। यवन ने बताया कि याओयांग की लवर इंतजार कर रही है। लिविंग रूम में वह औरत बेचैन होकर बैठी थी और बोली कि वह बहुत देर से इंतजार कर रही है।
और आज के मटेरियल्स तैयार हैं। वह देखना चाहती है कि यांगफान वेपन्स बनाने में कितना पावरफुल है। यांगफान ने दोपहर का अपॉइंटमेंट रखा और बहाना बनाया कि उसकी पावर्स अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई। उसे समझ आ गया कि मैनेजर बाओ कितना ग्रीडी है, घर घर से मटेरियल्स मंगवाकर तुरंत क्राफ्टिंग के लिए दबाव डाल रहा है। वो गिड़गिड़ाई कि वह उसके साथ रहे और उसके लिए वेपन्स बनाए, मगर यांगफान ने ठंडेपन से उसका हाथ झटक दिया और कहा कि उसे सुबह बाहर जाना है। वू ने साथ चलने की जिद की, लेकिन उसकी चाम भी काम नहीं आई। यांगफान को इस बड़े बेस में एक ट्रेडर ढूंढना था। वाकई एक था, मगर हर बार इस्तेमाल की फी 3000 क्रिस्टल्स थी। यह लूट जैसा था, मगर यांगफान के पास अब यह रकम मामूली थी। वूमे की मदद से वह आउटपोस्ट में घुसा जहां 4 आर्म्ड गार्ड्स थे। अंदर सफेद कपड़ों में ट्रेडर बैठा था। 3000 क्रिस्टल्स देकर एंट्री मिली और बताया गया कि सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। यांगफान ने ट्रेड खोली तो अंदर ज्यादातर अच्छी चीजें मैनेजर बाओ पहले ही खरीद चुका था। तभी उसे चैलेंज एरेना का टिकट दिखा, जहां बरसरकर बियर रोबोट से लड़ाई होती है। लेवल रैंडम होता है और सिर्फ एक मौका बचा था। लगता था मैनेजर पहले 2 बार हार चुका है। रेयर ट्रेडर के पास चैलेंज अरीना होना बड़ी बात थी और पिछली जिंदगी में हर बेस इसे पाने के लिए लड़ता था। अब उसकी बारी थी। उसने दुआ की कि बैटलफील्ड ज्यादा हाई लेवल का ना निकले। यांगफान ने जुआ खेलने का फैसला किया, क्योंकि जीतने पर बड़ा फायदा हो सकता था। टेलीपोर्ट होते ही वह चैलेंज अरीना में पहुंच गया, जहां अंदर का समय बाहर से 10 गुना धीमा था और उसके पास करीब 50 मिनट की लड़ाई का वक्त था। बजरकर बेयर रोबोट प्रकट हुआ, एक विशाल भालू जैसा रोबोट जो पूरी आर्मर पहने हुए था, जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल था। लड़ाई शुरू होते ही यांगफान ने सोचा कि उसे पहले वार करना होगा, और वह भिड़ गया। उसकी ताकत और सिर पर लगे लाल क्रिस्टल कोर से साफ था कि यह लेवल 3 बर्जरकर बेयर रोबोट है, इतना शक्तिशाली कि उसने एक ही झटके में यांगफान को उड़ा दिया। ताकत, स्पीड और डिफेंस, हर मामले में वह उससे कई गुना ऊपर था और जीत की संभावना बहुत कम लग रही थी। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज बिना कमजोरी के नहीं होती। यांगफान पहले लेवल 7 और लेवल 9 मॉन्स्टर्स से भी लड़ चुका था। उसने उसके जबरदस्त वार को डॉज किया और फिर उसके बिना आर्मर वाले पेट को निशाना बनाकर वार किया। नाइफ के इफेक्ट से पूरा रोबोट कुछ पल के लिए पैरालिसिस में चला गया। असर भले ही सिर्फ स्लो करने का था, लेकिन वही काफी था। यांगफान उछलकर उसकी गर्दन पर वार करता है और उसे खत्म कर देता है। तभी चारों ओर से आवाजें गूंजती हैं कि यह लड़का काफी इंटरेस्टिंग है, ये मेरा होगा। हाँ, यांगफान अभी यह समझ ही रहा था कि वहां कौन है कि तभी उसे रिवॉर्ड मिला। उसका प्रोफेशन लेवल 1 बढ़ गया। 5 सेकेंड्स रिमेनिंग, प्रिपेयर टू फोर्सिबली रिमूव का संदेश आया। किसी के कुछ करने से पहले ही यांगफान खुद बाहर निकल आया। बाहर आते ही लोग उसे घेर कर तलाशी लेने लगे। यांगफान ने धमकाया कि हिम्मत है तो छुओ, मैं बेस का 3rd ब्रदर हूं। बॉस बाओ ने खुद अपॉइंट किया है, मरने का शौक है क्या? क्या नियत जवाब मिला कि यह रूल्स हैं। 3000 कोए क्रिस्टल सिर्फ एंट्री फी है, एनोपस फी है, और जो भी खरीदा उसका आधा जमा करना होगा। वू ने योंगफान को इशारे से सर्च एक्सेप्ट करने को कहा, क्योंकि अगर बात बॉस बाओ तक गई तो उसके दोस्त खत्म हो जाएंगे। यांगफान को सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से थी कि उसके दोस्तों को धमकी बनाकर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसने कुछ ट्रेड किया ही नहीं था और एवोल्यूशन पोशंस भी इस्तेमाल हो चुकी थीं। बाहर आने वाले सब यही कहते थे, लेकिन गार्ड्स को भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा, अगर कुछ नहीं मिला तो पनिशमेंट देंगे और फिर उसके कमरे की 5 मिनट तक तलाशी लेंगे। यांगफान ने हाथ फैला दिए और कहा, ठीक है, सर्च करो, अंडरवेयर तक चेक करना। तलाशी के बाद उन्होंने उसे लगभग नंगा कर दिया, लेकिन सिर्फ 4 कोए क्रिस्टल्स ही मिले। उसी पल यांगफान ने गन छीनी और बिना हिचक लीडर को मार दिया। वही लीडर जिसने कहा था कि वादा निभाना चाहिए। यांगफान ने वू की ओर देखा, जो पसीने से भीगी हुई थी और उसका मेकअप पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगली बार मुझे धमकाया तो तुम्हारा सिर भी काट दूंगा। वू में तुरंत उससे चिपक गई और हथियार बनवाने की बात करने लगी। यांगफान ने झटके से हाथ छुड़ाया और कहा कि उसे इस्तेमाल की हुई औरतों में दिलचस्पी नहीं है। वू में का चेहरा नफरत और बेइज्जती से स्याह पड़ गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह योंगफान को अपना गुलाम बनाएगी। सिर्फ 2 दिन में यन यू की चोटें लगभग भर चुकी थीं, आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज, शायद इसीलिए क्योंकि वह लेवल 1 अवेकेंड और रिवॉल्वर थी। शिंगू पूरा दिन इंतजार करती रही, लेकिन योंगफान नहीं लौटा। अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी बॉस बाओ था, जिसने उन्हें पानी और खाना दिए बिना बंद कर रखा था। क्या वह उन्हें भूखा मारना चाहता है? चिंग ने गाल फुलाते हुए कहा, और कैन ने भी खाना काफी कम कर दिया था। तभी योंगफान लौटा और रिंग से ढेर सारा खाना निकालकर बोला कि यह सब बॉस बाओ का है। सबने राहत की सांस ली।
उसने सबको धीरे खाने को कहा और दरवाजा गार्ड करने को बोला, क्योंकि वह अपनी लेवल 2 एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता था। चिंग खाते खाते बोल रही थी और येन यू और याओ चुन के लिए भी हिस्सा रख रही थी। योंगफान गहरे सोच में डूब गया। क्राफ्ट्समैन प्रोफेशन 9 लेवल्स में बटा होता है। लेवल 1 से 3 बेसिक, 4 से 6 इंटरमीडिएट और बाकी एडवांस्ड। पिछली जिंदगी में सिर्फ एक ही एडवांस्ड क्राफ्ट्समैन था जिसने इतना मजबूत फोर्ट्रेस बेस बनाया था कि उसी लेवल के एबिलिटी यूजर्स भी उसे नहीं तोड़ सके, इसलिए वह बेस लीडर्स के बीच खास दर्जा रखता था। इस जीवन में यांगफान भी वही रास्ता अपनाना चाहता था। लेवल 1 क्राफ्ट्समैन को स्पेशल एट्रीब्यूट्स जोड़ने के लिए रेयर मटेरियल्स चाहिए होते हैं, लेकिन लेवल 2 क्राफ्ट्समैन साधारण मटेरियल्स से भी स्पेशल एट्रीब्यूट्स बना सकता है। अगर रेयर मटेरियल्स मिल जाए, उसके हाथ में कुछ दिन पहले मिला लेवल 2 म्यूटेटेड रेड क्रिस्टल था, उसने उसे अपनी ब्लेड में फ्यूज किया। अगर सफल हुआ तो ब्लेड न सिर्फ अपग्रेड होगी बल्कि नए एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे। नतीजे में ब्लेड का नाम पड़ा डांस ऑफ द रेड लोटस। पहली नजर में कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं दिखा, लेकिन जब उसने वार किया तो भयानक आग की लपटें फूट पड़ी। ये असल में मिलियन लेवल म्यूटेटेड फायर एलिमेंट वेपन निकली। पिछली जिंदगी में इसकी कीमत सैकड़ों हजार व्हाइट क्रिस्टल्स थी। लगता है